Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Zamin Ali and welcome BCom students. So basically आज जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने के लिए इधर आए हैं उसका नाम है बीकॉम पार्ट 2 का ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ। सर ये एक ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट है। आप ये उठा सकते हैं, आप इंश्योरेंस उठा सकते हैं, आप बैंकिंग उठा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉज भी ये वाला सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, वाला पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल है सर। सेकेंडली ज़्यादातर बच्चे यही उठा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन इसके। एक तो ये है कि नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जिसमें आप फाइनेंस के आगे जाके इनकम टैक्स वगैरह नॉर्मली देख रहे होते हो, ऑडिटिंग देख रहे होते हो, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो। ठीक है, आपके कोर्स में सेल्स टैक्स का पोर्शन नहीं शामिल एज सच जैसे कि इनको करना चाहिए था, बट अगर ये चाहते तो इवन इंट्रोडक्शनरी कोई चीज़ डाल सकते थे, बट इन्होंने ये चीज़ नहीं डाली यहाँ पे। सो आपका जो पेपर ब्रेक होता है वो ऐसे होता है कि आपके ऑडिट के 60 मार्क्स आते हैं और आपके इनकम टैक्स लॉस के जो है वो 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली ऑडिट और इनकम टैक्स होता क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे और ये हमारे काम कैसे आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे काम कैसे आएगा, हम आगे जाके करेंगे क्या इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन एकेडमी का। एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स पिछले एक बहुत बड़े अरसे से बहुत सारे सक्सेसफुल बैचेस कंप्लीट करवा चुकी है। नो डाउट कि अब बीकॉम को एक एसोसिएट डिग्री के तौर पे जो है वो तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद चेंजेस हम सिर्फ स्ट्रक्चर में देखेंगे। सिलेबस में ऐसा कोई चेंज बहुत मेजर नहीं आने वाला। ठीक है, सो जो बच्चा पढ़ चुका है, सर बीकॉम मैं 2 में हूँ, पार्ट 2 में हूँ, या मैंने पार्ट 1 अटेम्प्ट कर दिया था उसमें फेल हो गया, क्या करूँ बेटा? जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा जी, ठीक है सर। इस सब्जेक्ट के दो पोर्शन है, एक तो है आपका ऑडिटिंग और एक है आपका इनकम टैक्स लॉ। तो आइए सर हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट से कि बेसिकली ऑडिट है क्या चीज़। सर आज हम समझेंगे कि ऑडिट की साइकिल क्या होती है, ऑडिट की साइकिल क्या होती है, और फिर हम उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोशिश मेरी हमेशा ये रही है कि मैं चीज़ों को लिंक करके पढ़ाऊँ, क्योंकि जितना अच्छा इंसान लिंक करके पढ़ता है उतना ज़्यादा ही जो है वो फ़ायदा होता है और उतना ही समझ भी आता है आपको। तो जनाब, हम अगर बात करें ऑडिट की तो स्टार्ट करते हैं हम एक कंपनी से, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से, कि सर एक कंपनी वजूद में आ गई है। ठीक है, कोई भी कंपनी। सवाल सबके ज़हन में आता है, सर अगर मैंने कोई कंपनी खोलनी है मैं क्या करूं? मैं क्या दुकान खोल के वहां बैठ जाऊं और अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दूं? बस ऐसा ही है ना? इतना ईजी है ना ये? देखो बेटा, इतना इजी नहीं है। आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर आपको प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कंपनी या एज अ पब्लिक कंपनी, आपके पास ऑप्शन होता है कि कौन सी कंपनी आप चाह रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी करवा सकते हैं, पब्लिक कंपनी के तौर पे भी करवा सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर अपनी टाइप्स हैं, ये सारी हम बिजनेस और इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर मैं थोड़ा और मजीद इस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो ये चीज़ें हैं सर। अब कंपनी मेरी रजिस्टर, बस फिलहाल इस टाइम पर आप एज अ लेमैन ये समझ लो कि आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है हुकूमत से। सर किससे रजिस्टर करवाऊंगा? हुकूमत से, पाकिस्तान से। सर पाकिस्तान में कौन है? एक डेलीगेटेड बॉडी है, डेलीगेटेड रेगुलेटरी बोर्ड है, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कह सकते हो। उसका नाम है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। अच्छा जी सर, SECP के अलावा आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ FBR। ठीक है,
डिटेल में मैं नहीं चाह रहा कि कब सर्विस कर रहे हो, दे रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि आपको टैक्स में भी रजिस्टर करवाना है और आपको एसईसीपी में भी रजिस्टर करवाना है, ठीक है। ये बात तो हो गई। अच्छा जी सर, अब हम ये देखेंगे आगे कि मैंने कंपनी रजिस्टर करवा ली, ठीक है, मेरी एक कंपनी है एबीसी, ठीक है। चलो ये तो एओपी हो गया। कंपनी है कोई भी एबीसी, मैं नहीं लिख रहा कि प्राइवेट है या लिमिटेड है, जो भी है मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के होगा क्या। सही, ये कंपनी तो मैंने खोलनी है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? सर सबसे पहले मैं रजिस्टर करवाऊंगा अपनी कंपनी को। रजिस्टर कहाँ कहाँ पे? एसईसीपी में और एफबीआर में, ठीक है। सर वंस मेरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं एसएससीपी से और एफबीआर से यानी टैक्स में इन दोनों जगह रजिस्टर करवा लूँगा, सर उसके बाद ये लोग मुझे देंगे लाइसेंस। आप देखते हो अक्सर दुकानों पे आप जाओगे तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी होता है, टैक्स सर्टिफिकेट भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ ये फाइलर है। इस तरह के सर्टिफिकेट्स लटके हुए होते हैं, ताकि अगर कोई बंदा आए तो देखे कि हाँ यार ये बंदा जो है वो रजिस्टर्ड है। अब आपको मैं जो लिंक करके जा रहा हूँ ना चीज़ें, अगर आपने मेरी हर क्लास में लिंक के साथ समझना शुरू कर दिया ना, एंड में आप यकीन मानो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो गए। हम ये बात कर लूँगे कि बेटा अगर मैं किसी कंपनी से परचेज करने जा रहा हूँ और रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, और अगर मैं खुद रजिस्टर्ड नहीं हूँ टैक्स के अंदर तो क्या होगा, और अगर हम दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, मैं टैक्स में क्यों रजिस्टर्ड हूँ, क्यों ना हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हम एंड में इतना प्रैक्टिकली बातें कर रहे होंगे, बट चीज़ ये है कि आपको एंड तक साथ साथ चलना है, ठीक है जनाब। तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से जाएंगे, हम आगे क्या क्या करेंगे। तो सर पहली चीज़ तो मेरी हो गई यहाँ पे, एबीसी मैंने कंपनी की, सर रजिस्टर भी करवा ली। अब जब मैंने रजिस्टर करवा ली तो मेरा अगला स्टेप ये होगा कि मैं एक कंपनी की हैसियत से कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशंस या फिर कंप्लाइंसेस, ठीक है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं हर क्लास में बात मेंशन करता हूँ, तो कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने और सब्जेक्ट्स लिए हुए वो लाजमी ये बात सुन चुके होंगे, बट जो नया बच्चा है बट जो नया बच्चा है वो ये बात लाजमी सुने। सर क्या, देखो हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जी जनाब, तो ये हमारी साइकिल चल रही है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और हमें पता लगता है कि सर हमारी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। सर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि सर हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशंस और कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने बात की दोहरा रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की अलग लैंग्वेज होती है। एक, अगर आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की बात करें तो क्या उसमें इंग्लिश लिखी हुई है? नहीं सर, उसमें इंग्लिश नहीं लिखी हुई, बल्कि इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है उसके अंदर। सर क्या मैनेजमेंट की बुक में इंग्लिश लिखी हुई है? नहीं, मैनेजमेंट की बुक में मैनेजमेंट की लैंग्वेज लिखी हुई। इसी तरीके से सर ऑडिट की बुक के अंदर ऑडिट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो ये जो लफ्ज़ कंप्लाइंसेस है और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिकली वो एरिया है, वो चीज़ है जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प भी करता है और आपको खुद भी समझ में आती चीज़ें, आप जब बैठते हो प्रैक्टिकल कोई ब्लॉग पढ़ते हो
या आप कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो या पढ़ते हो सुनते हो तो आपको समझ में आता है, चार लोगों में बैठ के आपको पता चलता है कि हाँ यार मुझे चीज़ें आती हैं। तो सर मेरी कंपनी भी रजिस्टर हो चुकी है और मेरी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशंस, कंप्लाइंसेस पे जब बात आई तो सवाल ये पैदा हुआ कि रिक्वायरमेंट्स में आपका ऑडिट करवाना भी एक रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो सर यहाँ से मेरा ऑडिट अराइज हुआ, यहाँ से मेरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट अराइज हुई। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि कंपनीज ऑफ और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि किस किस कंपनी को जो है वो ऑडिट करवाने का की रिक्वायरमेंट है, किस किस कंपनी को नहीं है, ठीक है ना। सो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली आगे का पार्ट है तो आगे ही हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑडिट करवाने की आ गई, तो हमें पता चल गया कि भाई रिक्वायरमेंट आ चुकी है, अब हमें ऑडिट करवाना है। हमने ये जानना चाहा कि सर बेसिकली ऑडिट करेगा कौन। फिर हमें पता चला कि हमारा जो ऑडिट करेगा वो मार्केट, वो इंडस्ट्री कहाँ है और वो कौन लोग कहलाते हैं। तो पता चला कि वो ऑडिट फर्म्स कहलाती हैं। तो हमने ऑडिट फर्म्स सर्च करना शुरू, कंपनी ने ऑडिट फर्म सर्च करना शुरू किया, फिर किसी भी एक ऑडिट फर्म को अ, देखा, उसको सर्च किया और उनसे मीटिंग की और बैठ के उनसे एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या किया उन्होंने, वादा कर लिया, वादा किया कंपनी और ऑडिटर ने कि हाँ, कंपनी ने वादा किया कि हम आपसे ऑडिट करवाएंगे और ऑडिटर ने वादा किया कि हम आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे। तो सर तीसरा स्टेप ये है कि ऑडिटर सर्च करके उनसे बैठ के टेबल पे वादा कर लिया, ठीक है जी। सर चौथा पार्ट ये है, जब वादा कर लिया फिर हमने ऑडिट को प्लान और परफॉर्म किया, ठीक है। यहाँ तक, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ तक जो है अभी तक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती थी, बट यहाँ पे अब हम इससे ऑनवर्ड्स ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो ऑडिटर ने कंपनी से वादा किया, फिर उसके बाद ऑडिटर ने प्लान एंड परफॉर्म किया। प्लान किया ऑडिट को करना कैसे, फिर परफॉर्मेंस पे आया कि ऑडिट, अब ऑडिट परफॉर्म करते हैं। सिर्फ जब ऑडिट कर लिया मैंने तो उसके बाद मैंने अपनी ओपिनियन भी तो देनी होगी ना, तो ओपिनियन में किस में दूंगा, जो मेरा फाइनल डिलीवरेबल होगा, सही ना, हर सर्विस का एक फाइनल डिलीवरेबल होता है। तो मैं अपना फाइनल डिलीवरेबल दूंगा जिसमें मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँगा। और किस फॉर्म में दे रहा हूँगा, रिपोर्ट फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जनाब। इसे मैं कहता हूँ ऑडिट रिपोर्ट। तो सर ये पूरी साइकिल है, ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, घूमती रहेगी। जिसने करना है नोट, नोट कर ले। सर मैंने स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। सर मैंने पिक्चर लेनी है बेटा, पिक्चर ले लो। सर मैंने टिकटॉक बनानी है इसमें बैठ के बेटा, वो भी बना लो। सर मैंने स्नैप, जो करना है करो बेटा, बट इसको अपने पास नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी चीज को हर, इसमें से हर एक चीज को आगे लिंक करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड्स स्टेप 3 4 5 से ऑनवर्ड्स जो है मैं इसको आगे करवाता रहूंगा, लिंक करवाऊंगा, याद। इसलिए लाजमी इस चीज को रिकॉर्ड, सब के सब रिकॉर्ड नोट जो कर रहे हैं कर लें, ठीक है। सर ऑडिट में हम करेंगे क्या, हम पढ़ेंगे क्या, और हमारा सिलेबस किस तरीके से डिजाइन हुआ वो देख लेते हैं कि आपका ऑडिट भाई डिजाइन हुआ हुआ कैसे। तो सर सबसे पहले हमने देखना है कि ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, बेसिकली ऑडिट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशंस है।
ठीक है। उसके बाद मैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच का फ़र्क जानूंगा। ठीक है। फिर क्वालिटीज़ क्या है ऑडिटर की वो देखूंगा मैं। तो सर हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे इसमें, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं ऑडिटर की, ऑडिटर का ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ऑडिट करवा रहे हैं, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है, वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि मतलब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को क्या एक ही ऑडिट बोल सकते हैं? नहीं, फर्क है। तो किन किन में फर्क है, और कब कब क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट कभी प्राइवेट ऑडिट हो सकता है, क्या कभी गवर्नमेंट ऑडिट प्राइवेट ऑडिट हो सकता है, या स्टैट्यूट, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है भाई ऑडिट करवाने का। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एक तो, दूसरा ये कि मेरी कंप्लायंसेस हो जाएगी, तीसरा ये है कि मेरी मैनेजमेंट की डेफिशिएंसीज पता चल जाएंगी कि भाई मेरी मैनेजमेंट के अंदर ये खामी है। ठीक है। तो द लफ्ज़ मैनेजमेंट जो है उसका क्या मतलब है, वो भी हम बड़ा बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझाना जरूरी है। क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो एम्प्लॉय नीचे का स्टाफ है वो तो है ही, उसके ऊपर होता है मैनेजमेंट, फिर होता उसके भी ऊपर होता है दोज चार्ज्ड विद गवर्नमेंट। ठीक है ना, चार्ज्ड विद गवर्नमेंट गवर्नेंस कौन होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि भाई दो चार्ज विद गवर्नेंस के लोग मैनेजमेंट के ऊपर तो होते हैं, मगर उनका काम क्या होता है, क्या कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑडिट प्रोग्राम्स, कि हम इसमें बताया होता है कि हमने क्या क्या करना है फील्ड पे जाकर। ठीक है। ऑडिट फील्ड पे जाने का मतलब ये है, एक तो ऑडिट फर्म में है, ऑडिट फर्म का स्टाफ फर्म में बैठा हुआ, जब तक कि वो किसी क्लाइंट पे पोस्ट नहीं है। क्लाइंट पे पोस्ट कब होगा, जब ऑडिट शुरू होगा। सर ऑडिट शुरू कब होता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बेटा। जैसे अगर किसी का 30 जून फाइनेंशियल ईयर, एक पाकिस्तान में जिस तरह नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर जो है वो है 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट डे के 30 जून तक, सही, एक साल का अर्सा होता है। ठीक है। फिर कुछ कंपनीज का 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी है, कुछ का 30 सितंबर भी है। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री आपका 30 सितंबर है। दिसंबर आपका ईयर एंड जो है वो बैंक्स का होता है, कुछ कुछ जो है वो पेट्रोल पंप्स वगैरह का भी, और सीएनजी पंप्स वगैरह उनका दिसंबर होता है, जो लिस्ट नॉन लिस्टेड है लिस्टेड है जो भी दोनों। तो ये ईयर एंड ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जिसका जो भी फाइनेंशियल हो, चाहे किसी का 30 जून पे एंड हो रहा हो, किसी का 30 सितंबर पे एंड हो रहा हो, किसी का 31 दिसंबर पे हो रहा हो, वो उस ईयर एंड के बाद ही अपनी ऑडिट टीम को बुलाते हैं कि ए ऑडिटर आके ऑडिट कर दो। सर ऑब्वियसली, क्योंकि ऑडिट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, उसी के ऊपर मैं मेनली उसी के ऊपर ऑडिट कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, सिर्फ उसी के ऊपर ऑडिट नहीं हो रहा होता, बट मेनली उसी के ऊपर ऑडिट हो रहा होता है। ओरिजिन अगर एंड का ओरिजिन देखा जाए तो एंड अल्टीमेट पॉइंट जो मेरा फाइनेंशियल्स ही होता है, और मेरी ओपिनियन भी उसी पर ही होती है। ठीक है जी। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरा सब्जेक्ट मैटर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट ही जब हो रही हैं सर, जब ईयर एंड कंप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑडिट के लिए भी ऑडिटर को उसके बाद ही बुलाया जाएगा। ठीक है जनाब, ये कहानी समझ में आई? सर आ गई। अच्छा, अब क्या कहानी है, अब इसके बाद जो है वो जब ऑडिटर आ जाता है फील्ड पे, तो उसको बोलते हैं ऑडिट फील्ड।
जब ऑडिटर क्लाइंट पे जब पहुंच जाता है, वहां बैठ के उनके किसी भी को कमरा दे देते, भाई ऑडिटर यहाँ अपनी शक्ल लेकर बैठ जाओ, तो वहाँ ऑडिटर बैठ के ये सारी चीजें कर रहा होता है, अपना ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आ रही है? मैं बहुत खोल खोल के, बहुत स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, बड़े सुकून से तसल्ली से समझा रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। सर ये सारी कहानी हो रही है, ऑडिटर पहुंच गया फील्ड पे, और ऑडिट फील्ड पे जब वो पहुंचा तो वो ऑडिट ना सिर्फ परफॉर्म करेगा बल्कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट भी तो करेगा ना। तो जो परफॉर्मेंस उसकी होती है वो ऑडिट को डॉक्यूमेंट करता है, तो उसको हम एक फाइल में, एक जो हार्ड फाइल होती है मोटी सी, उस फाइल में लगा देते हैं सारी, जितनी भी हमने चीज़ें परफॉर्म की, जितने भी एविडेंसेस लिए हैं, जितने भी सबूत हमने लिए हैं, वो सारे हम फाइल में लगा देते हैं, जिसको एविडेंस बोला जाता है, ऑडिट एविडेंस बोला जाता है। ठीक है सर, उसके बाद वो जो फाइल के अंदर होता है ना, हम उसको ऑडिट प्रोग्राम्स और वर्किंग पेपर कहते हैं। ऑडिट प्रोग्राम्स वो है वो जो हम करेंगे, वर्किंग पेपर्स के अंदर एक तो ऑडिट प्रोग्राम होता है जो हम करेंगे, ये करेंगे भाई, और साथ में वो चीज़ें, वो एविडेंसेस जो होते हैं जो हम कर चुके हैं या जो हम करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में लैंग्वेज जनरल होती है कि हम ये भी करेंगे, हम ये टेस्ट कंट्रोल करेंगे, बट उसके बाद जो हम चीज़ें लगा रहे होते हैं वो स्पेसिफिकली एविडेंसेस होते हैं, जो कि एक बहुत ही पर्टिकुलर किसी भी लाइन आइटम से, हेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। सर आगे बढ़ेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि भाई हम जो डॉक्यूमेंट फाइल में लगाएंगे वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहलाएंगे, उसके क्या पर्पस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छा वर्किंग पेपर क्या होता है, और वर्किंग पेपर किसकी ओनरशिप करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि वर्किंग पेपर्स किसके, अगर कॉमन सेंस की बात है कि मैं अगर ऑडिट कर रहा हूँ तो वर्किंग पेपर किसके पास होने चाहिए, मैं अपनी परफॉर्मेंस का सबूत किसके पास रखूंगा, अपने पास ही रखूंगा। क्योंकि ऑडिट कंपनी, ऑडिट फर्म्स कंपनी का ऑडिट तो करती है, लेकिन ऑडिट फर्म्स का भी तो ऑडिट होता है भाई, तो वो ये उनके लिए एविडेंस है कि हमने इस तरीके से ऑडिट किया, तो वो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करती है। तो ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर जो है वो ऑडिटर के पास ही रहती है, और ऑडिटर में लोकल लॉ में रिक्वायरमेंट है कि वो उसको 10 साल तक रखेगी। ठीक है, 10 साल तक कम से कम जो है वो अपने पास रखे। बट अब क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी का जमाना आ चुका है, इसलिए अब न्यू रिक्वायरमेंट के तहत अगर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑडिट कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम उसको, वर्किंग पेपर्स को अपने पास रखोगे बैकअप में। ठीक है जनाब, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। सर ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आती हैं, ख्वाब में सोते सोते आती नहीं बेटा, ये कहाँ से आती हैं अभी मैं आपको, ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए ऑडिट का ये एरिया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये रिक्वायरमेंट्स आ कहाँ से रही। सही सर, जो हम फाइल पे लगाते हैं वो होते हैं एविडेंसेस, जिसको हम एविडेंस कहते हैं। एविडेंस के टाइप्स पढ़ेंगे और क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि उस एविडेंस को कलेक्ट करने में पेश आए। सही है भाई। अच्छा जी, उसके बाद अब फिर आते हैं हम कि ऑडिट टेक्निक, कि हम बेसिकली करेंगे कैसे ऑडिट को, ऑडिट करेंगे तो सुन रहे हैं, लेकिन ऑडिट करेंगे कैसे, तो ऑडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो छोटा सा एरिया कंपनीज एक्ट का भी इन्होंने डाल दिया, जो कि अच्छा किया इन्होंने, जिसमें बताया गया कि ऑडिटर के क्या राइट हैं, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, और ऑडिटर की क्या लाइबिलिटीज। सर एंड में हम पढ़ेंगे कि इंटरनल कंट्रोल किसी भी कंपनी में क्या मायने रखते हैं, बेसिकली होते क्या है, और किसी भी कंपनी में वो क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल कैसे ऑडिट में ये चीज़ रिलेट करती है, कि इंटरनल कंट्रोल ऑडिट में कैसे काम आते हैं या नहीं आते, ये देखेंगे हम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑडिट में पढ़ेंगे। एक हमने एक ब्रीफ, मैंने आपको जो है वो अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया है। अब आप बात करते हैं कि सर ये आखिर हम करेंगे और पढ़ेंगे कैसे। देखो, ऑडिट के जिस तरह रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, IAS 1, IAS 2। सर IAS 2 इन्वेंट्री का है, इन्वेंट्री शेल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर फिर मेरे पास IAS 7 है जिसमें कैश फ्लोज है। फिर ठीक है, अब तो क्योंकि रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास IFRS 9, IFRS 17, ये मशहूर मशहूर जो रिपोर्टिंग की स्टैंडर्ड्स वो बता रहा हूँ। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर क्या है बेसिकली स्टैंडर्ड्स, देखो मैं कहता हूँ ना कि एक मैंने
स्टैंडर्ड सेट कर दिया। कॉस्टिंग में आपने सर फरहान से पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दी कि यार मुझे ना इस प्रोडक्ट में 100 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है यानी 90 है, तो मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है यार, 10 रुपए कम खर्च हुए मेरे। मगर अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो मैं कहता हूँ यार शिट, मेरे 10 रुपए ज्यादा लग गए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से स्टैंडर्ड का मतलब मैंने अखज किया कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे कि भाई इस लाइन को मैंने बता दिया है, अब इससे ऊपर गए तो ये होगा, नीचे गए तो ये होगा। ठीक है जनाब। तो बेसिकली स्टैंडर्ड, सर रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो हैं, और आपके इसी तरीके से ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपका ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड जो है हमेशा जनरल लैंग्वेज में होते हैं, मगर जनरल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो हर एरिया को कवर करे। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड को इसलिए समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद अगर आप बीकॉम के बाद इवन पिप्फा में भी जाते हो तो आपको फाइनल लेवल पे वो ये कह रहा है कि अपने साथ स्टैंडर्ड्स लेकर। ओपन बुक पेपर होता है। ओपन बुक पेपर क्या है कि भाई एग्जाम वाले दिन आप किताब लेकर आओ, बेसिकली एक चैलेंज है। आप एग्जाम्स में अपने साथ बुक ला सकते हो। अब आप सोच रहे होगे यार मैं फिर तो फेल ही कोई नहीं होता होगा। बेटा ये सोचो कि पेपर बनता कैसा होगा, फिर पेपर बनता कैसा होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैं समझा ही रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स मैं समझा रहा हूँ क्या है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स दी मैंने आपको। फिर ओपन बुक वाली एग्जांपल दी आपको, एग्जांपल नहीं है ये फैक्ट है ओपन बुक में कि आपको इवन इसके बाद अगर आप पिफ्फा में भी जाते हो, सीएसीसी में तो है ही है, पिफ्फा में आप की ओपन बुक पॉलिसी है। हर पेपर में नहीं, वो पेपर जिनके स्टैंडर्ड है, जैसे ऑडिट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है तो आप इतनी मोटी स्टैंडर्ड की बुक लेके जा रहे हो तो पेपर वाले के, और ऑडिट में आप उतनी मोटी ऑडिट के स्टैंडर्ड की बुक लेके जा रहे हो, तो ओपन बुक पेपर होता है पिफ्फा के ऑडिट का फाइनल लेवल। सही, लास्ट लेवल का ऑडिट का पेपर ओपन बुक है। ओपन बुक क्यों है? क्योंकि मैंने भी जुमला बोला कि स्टैंडर्ड जो है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है, जनरल लैंग्वेज में होता है, बट ऐसा जनरल के दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स एंड एंगल। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई आपको? तो अब समझ में आएगी आपको कि ओपन बुक पेपर क्यों। अभी तक आप समझ रहे हो कि यार जब किताब लेके साथ जा सकते हैं फिर तो मसला ही नहीं, फिर तो पास हो जाएंगे आराम से। नहीं, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो जनरलाइज फॉर्म में है, मगर सारे एक्सपेक्ट्स और एरिया और एंगल कवर कर रहा है, नो डाउट, बट जनरलाइज फॉर्म में। तो सर आपको सिनेरियो देते हैं, सिनेरियो में आपको देखना होता है कि कौन सा केस किधर फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सिचुएशंस हैं डिफरेंट, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अब पेपर में सिचुएशन देता है, आपको देखना पड़ता है कि ये किस स्टैंडर्ड में आ रहा है, फिर उसी स्टैंडर्ड के कौन से रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये है बेसिकली ओपन बुक पेपर किया। अब सिनेरियो को जितना बड़ा लेवल होता रहता है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाता रहता है। पिफा में आप देख लो
एक स्टैंडर्ड होगा, एसीसी में उससे हाई होगा, सीए के अंदर और ज़्यादा हाई होगा, फिर सीएफए भी है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो बिजनेस फाइनेंशियल मॉडल कह लो आप, सही। तो एक एक बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है, बहुत ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है, जहाँ पे आपके बिजनेस फाइनेंशियल मॉडल्स शामिल है, ठीक है, फाइनेंस डिसीजंस कैसे कहाँ लिया जाता है, किस तरह कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसकी पूरी स्टडी है, पूरा सर्टिफिकेट है, इसका नाम सी एफ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है जनाब। तो जिसका यार एक पेपर लाखों का है, ठीक है, एक पेपर होता है जो कि 1.25 लाख या 1.5 लाख इस तरीके से, वो तो बहुत पुरानी बात, अब तो शायद बढ़ भी गया। सी एफ ए सर्टिफिकेशन का नाम है, सही है। तो सर ये सारी कहानी है, ये मेरा स्टैंडर्ड, ठीक है, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सही है, बात समझ में आ रही है यार। ये हम, हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड, अब आइजा 200 है, जिसमें बताया जा रहा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के, ठीक है। फिर 210 है जिसमें इंगेजमेंट, सही है, ऑडिट इंगेजमेंट। फिर 240 है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रॉड कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद 300 है जिसमें बताया जाएगा प्लानिंग ऑडिट की कैसे करें। फिर 315, 330 जिसमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अभी अभी ये सब लिखने का एक एक रीजन है, अभी साथ रहो, बिल्कुल आपकी तवज्जो। 330 ऑडिट रिस्क, फिर आपके इसी तरह स्टैंडर्ड्स बढ़ते रहेंगे, फिर 500 की सीरीज आएगी, फिर 600 की आएगी, और 700 की आएगी, इस तरीके से आगे भी जा रहा है ये मामला, ठीक है। जो मैक्सिमम जो आपके यहाँ जा रहा है वो शायद 700 भी नहीं, रिपोर्टिंग एरिया आपके शामिल नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से पिफा वगैरह में और दूसरी सर्टिफिकेशन। तो अब आप ये देखो कि सीरीज तो है, अगर स्टैंडर्ड नंबर 200 ये बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के, उसके बाद 210 में ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे की बात बता रहा है, बिल्कुल साइकिल और सीरीज वाइज चल रहा है, सीक्वेंस में, कि उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव बता दिया ऑडिटर का, राइट्स ड्यूटीज एंड, यहाँ पे हम सब पढ़ लेंगे लाइबिलिटी क्या है, ड्यूटीज राइट्स ऑडिटर के क्या है, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, किधर क्यों किस लिए, ऑडिट की रिक्वायरमेंट जब पता चल गई, तो हमने साइकिल में पढ़ा था कि पहले रिक्वायरमेंट, उसके बाद फिर क्या है, वादा। तो जो सर वादा था ना ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में, हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ऐसा ना हो कि वादा करने के बाद ऑडिटर मुकर जाए या कंपनी मुकर जाए, दोनों में से, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे फ्रॉड, जो एक्सपेक्टेंसी गैप, सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, ऑडिटर हर कोई समझता है, मिसकॉन्सेप्शन है, मिसपरसेप्शन ये है कि ऑडिटर आया है तो फ्रॉड ही पकड़ेगा। तो भाई ये एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर के हवाले से, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है ही नहीं फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की। अच्छा तो सर फिर किसकी है बेटा, ये मैनेजमेंट की है कि वो प्रिवेंट और डिटेक्ट करे, सही है, एक ऐसे कंट्रोल, एक ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे जो अच्छे से उसको प्रिवेंट कर सके। और जब प्रिवेंट ज़्यादा होंगे तो अपॉर्चुनिटी फ्रॉड की कम, केसेस अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी फ्रॉड होने की, और जब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी तो आप अच्छे से उसको डिटेक्ट कर पाओगे और उसको पनिशमेंट के थ्रू, बड़े बड़े कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनीज में कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ होता है बाकायदा कि अगर किसने इस लेवल का फ्रॉड किया तो उसके साथ ये होगा, इस लेवल का। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इस चीज को रोक सकती है, और स्टैंडर्ड भी ये बोलता है ऑडिट का कि इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि वो फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करें, यानी प्रिवेंट करना, रोकें और डिटेक्ट करें, जांचें, सर्च करें कि भाई कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है, उसको प्रिवेंट, ठीक। उसके बाद सर अगली साइकिल में हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली प्लानिंग। प्लानिंग में हम देखेंगे कि ऑडिटर कैसे प्लान करेगा, ये सारे भी प्लानिंग के पार्ट आ जाते हैं, कि उसमें प्लानिंग में देखेगा कि एंटिटी का एनवायरनमेंट क्या है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके एनवायरनमेंट को देखेगा, उसकी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, किस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सके,
ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑडिट रिस्क बेसिकली क्या क्या है, कौन कौन से रिस्क हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क देखेंगे। फिर हमारे पास ये सीरीज आएंगे और सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ऑडिट प्रोसीजर्स भी देखेंगे। जिसमें हम परफॉर्मेंस वाले एरिया में खड़े होंगे उस वक्त। सही है बेटा, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये है मेरा पूरा ऑडिट। अब आप जल्दी से इसको यहाँ पे रोक के भी, क्योंकि रिकॉर्ड नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आगे इनकम टैक्स की तरफ। सर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सर वो टैक्स है जो आपको अपनी इनकम पे देना पड़ता है। सर इनकम किन किन तरीकों से है, चाहे आपकी वो सैलरी है तो टैक्स। अब देखो यहाँ पर टैक्स वाली, अब क्योंकि इनकम टैक्स पे आ गया तो हम टैक्स की जबान बोलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी नई चीज़ को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके टर्मिनोलॉजीज को समझो। सही, आप ये समझो कि टैक्स का क्या मतलब है, आप ये समझो कि उसके टैक्स के अंदर इंडिविजुअल का क्या मतलब है, एक पर्सन का क्या मतलब है, टैक्स के अंदर इनकम का क्या मतलब है। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है जो सैलरी आपको मिलती है वो भी आपकी इनकम है। अगर आपका कोई बिजनेस से जनरेट हो रहा है तो वो भी आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम किसी प्रॉपर्टी से आ रही है, जैसे कि आपने रेंट पे कोई जगह दी हुई है, वो रेंट आपका आ रहा है तो वो भी आपकी इनकम है। सही है। अगर आपका कोई गेन हो रहा है, किसी आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जमीन है, अब आपने उसको बेच दी, आपने 50 लाख की खरीदी थी, 70 लाख पे बेच दी, तो 20 लाख का ये आपका कैपिटल गेन है, ये भी आपकी इनकम है। कैपिटल गेन में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको इससे फर्जी मिसाल दे रहा था एक आध चीज की, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैंने मिसाल दे दी। एक मिसाल और ले लो, एक तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक हो गया आपका गेन ऑन सिक्योरिटीज यानी शेयर्स। ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर उठाए 1 लाख के, और 1 लाख से वो जब 1,20,000 पे पहुंचे तो आपने बेच दिए, आपको 20 रुपए का फायदा हो गया। तो आपका वो जो 20 रुपए का फायदा है वो भी आपका कैपिटल गेन है। सही है। उसके अलावा आपका अदर सोर्सेज से भी कैपिटल इनकम आ सकती है। अदर सोर्सेज से आपका प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक में उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। और इसके अलावा आप सब लीज देख सकते हो, अगर आपने भी कोई जगह रेंट पे ली हुई है और आपने उसको आगे फर्दर दे दी। सही, ये वैसे अलाउ नहीं है बट कुछ कुछ जगहों पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। सब लीज का कॉन्सेप्ट है, वो अदर सोर्सेज में आ रहा है। फिर आपको किसी कंपनी के शेयर उठाए में उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उस पर आप, वो आपकी अदर सोर्स में इनकम कहलाएगी। तो बेसिकली सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 तरीकों से आपके पास इनकम आ सकती है। इसके अलावा आपके पास कहीं से भी इनकम नहीं आ सकती, ये बोलता है इनकम टैक्स वाला। आपकी जितनी भी इनकम है उसने आपको इसमें क्लासिफाई कर दिया। सही है। और अगर कोई चीज आ रही है इसके अलावा तो वैसे भी वो अदर सोर्सेज में चली जाती है। तो इट मीन्स कि इसने सारा एरिया, आपकी जितनी भी रंगो नस्ल की इनकम है वो इन 5 में इसने कैटेगराइज कर दी, इन 5 में। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अब देखते हैं कि बेसिकली देखो, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा दी बातों बातों में, पता भी नहीं चला आप लोगों को। अब आओ देखते हैं कि ये हम क्या क्या पढ़ेंगे सिलेबस में, क्या क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं भाई, फिर हमारा है सेल्फ असेसमेंट स्कीम। ठीक है जनाब। इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ एन इंडिविजुअल, सैलरीड पर्सन इनकम इंक्लूडिंग रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि सैलरी से मेरी जो इनकम आएगी वो कैसे टैक्सेबल होगी, प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो कैसे टैक्सेबल होगी। ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा सारा मामला। अब सेल्फ असेसमेंट स्कीम, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, ये छोटा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। देखो, एक होता है आपका रिटर्न, नेक्स्ट स्टेप में होता है असेसमेंट, फिर आपका आता है अपील।
सही है। पाकिस्तान के हर सिटीजन को एक्सेप्शन है कुछ, जिसके अंदर एक तो विडो आती है, एक वो बंदा जो पेंशन पे चल रहा है, ठीक है, और दो तीन और लोग हैं जो जिनको रिटर्न फाइल करना नेसेसरी नहीं, बल्कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनका मैंने नाम बताया, दो तीन और है। उसके अलावा पाकिस्तानी हर सिटीजन को अपना रिटर्न सबमिट करवाना लाजमी है, ठीक है। और हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि किन किन लोगों को रिटर्न सबमिट करवाना लाजमी है। सर, अब इनकम टैक्स में टैक्स वाले ने ना स्लैब बता दी है कि जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी में उसने बोला कि 6 लाख एक साल, पर एनम की बात होती है, पर ईयर, सही है। एक साल में अगर किसी बंदे की सैलरी 6 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 6 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब बिजनेस वाले के लिए उसने कैटेगरी बना दी कि 35% बैंकिंग कंपनीज के है, स्मॉल और मीडियम साइज के लिए जो है वो आपका 29% है, ठीक है। इस तरह इसने बिजनेस वाले के लिए कैटेगरी बना दी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में इसने स्लैब बना दिए कि अगर आपका साल का रेंट 3 लाख से कम है तो ये रेट है, 3 से 6 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख, यानी 3 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगी उस पे 10%। इसी तरीके से 6 से 12, 12 से 20 ये इसने स्लैब दे दी और यहाँ पे रेट दे दिए। ये हो गया प्रॉपर्टी का रेट, ये हो गया सैलरी का, ये हो गया बिजनेस का, ठीक है। इस तरीके से कैपिटल गेन का भी है। कैपिटल गेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि अगर आपने 1 साल तक रखा हुआ है वो सिक्योरिटीज को तो ये रेट है, 2 साल तक रखा हुआ है तो ये है, 3 साल, 4 साल से ज्यादा अगर रखोगे तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी शेयर्स या इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप रखते हो तो ये कैपिटल गेन का हो गया। और इस तरीके से अदर सोर्सेज का है। ये सारी चीज़ें आपको रेट के तौर पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बेसिकली ये चलेगा कैसे, ठीक है। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा बिल्कुल भी, बट स्टिल आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आना शुरू हुई, सही है। आप सिटीजन हो, आप अच्छा, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आगे चलूंगा ले लेके चीज़ों को। मैं इवन आपको यहाँ से ये भी बताऊंगा कि आप रिटर्न फाइल कहाँ करोगे। सर मैं जाऊंगा, ठीक है, आयरिस एक पोर्टल है, आयरिस लॉगिन पे, यहाँ पे अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ सिंपल जाके इसको रजिस्टर फॉर अनरजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन करवाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन की, जिसमें आपको सिर्फ CNIC देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेल नंबर देना है अपना, वो जो NIC में रजिस्टर्ड हो, अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, ठीक है, घर की इंफॉर्मेशन देनी है, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको देखिए यहाँ सबमिट करोगे तो आपके पास ईमेल पे एक मैसेज आएगा जिसमें वो आपको बताएगा आगे फर्दर क्या करना है। उसके बाद अपना इस तरीके से NIC यहाँ डालोगे और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और आप लॉगिन कर लोगे अपना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको सब सामने सामने दिख जाएगा। आपको 114 एक फॉर्म होगा जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, वहाँ पे आप रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं अपना। रिटर्न सबमिट करवाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको इसी क्लास में रिटर्न सबमिट करवाना भी सिखा दूंगा। और बोलो है, सही है। आपने अपना रिटर्न सबमिट करवाया, उसके बाद आइरिस पे ही आपको एक असेसमेंट ऑर्डर रिसीव होगा। असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ होगा इन केस के आपकी
इन केस कोई इशू है तो आ जाएगा नोटिस के थ्रू, वरना असेसमेंट ऑर्डर में बता दिया जाएगा कि आपका रिटर्न जो है वो एक्सेप्टेड, ग्रांटेड या एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। और आपको अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो चालान फॉर्म में आपको उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सही है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता तो सिंपल आपका ग्रांटेड एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे कहानी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ये मेरा इनकम टैक्स का पोर्शन था जिसको मैंने डिटेल में समझा दिया। आई होप कि इसमें कोई मसले की बात नहीं होगी। आखिरी की 2-3 चीज़ें हैं वो आप बैठ के सुन लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखें, चीज़ें जो है वो करनी अल्टीमेटली आपको। सही है, यू आर द स्टूडेंट, यू आर द सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्ट्स। ठीक है, आई एम नो वन, आई एम ओनली हेयर टू गाइड यू। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बैठा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, ना कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये थी कहानी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉज की। ठीक है जी, ये आपको जो मैंने सॉरी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ बहुत एक मजे का एक एरिया है जिसमें हम ये पढ़ेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ों को लिंक भी करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और देखो, अगर कोई इशू है तो मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट से मेरा नंबर ले सकते हैं और कोई भी अगर इशू है तो आप जाके पूछें आराम से, इजीली, कोई मसला नहीं है। मैनेजमेंट से मेरा नंबर लीजिए, अपना नाम मत लिखिएगा, सिर्फ कोर्स लिख के मुझे मैसेज आप लोग कर सकते हैं। सो आई होप कि दैट्स इनफ फॉर द फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है हमने डिटेल में देख लिया, डिस्कस भी कर लिया। और तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रिवाइज की भी होंगी। सो एंड में जस्ट इंट्रोडक्शन जो कि एकेडमी का मेरे ख्याल से देना ड्यू था, बंदा था, नहीं दे पाया मैं। एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स बेसिकली सीए, एसीसीए, पिप्फा, आईसीएमए, सीपीए, इन तमाम सर्टिफिकेशंस की क्लासेस प्रोवाइड करती है। और बीकॉम के साथ साथ इंशाल्लाह जो एसोसिएट डिग्री आ रही है उसके लिए हम इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। उसी के हिसाब का एक ऐसी वर्कशॉप होगी जिसमें उस तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि बीकॉम बेसिकली चेंज होकर किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, सब चीज़ें बताई जाएंगी उसमें। तो इंशाल्लाह चीज़ों को हम देखेंगे उस तरीके से सही से, और मामला जो है फिर आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर।